आरएसएस की इतनी हैसियत है आज के समय में कि वो नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में साइडलाइन कर दे? आरएसएस की इतनी हैसियत है, ऐसे हजार नरेंद्र मोदी खड़े कर सकती है। अडवाणी उस फॉर्मेट में ठीक नहीं बैठते थे जिसमें सहिष्णुता की बात होती है। अगर 22 जनवरी 2024 को वो दिन आया है तो उसके सूत्रधार कोई है तो वो लालकृष्ण आडवाणी है। इसीलिए राहुल गांधी सबसे ज्यादा हमले आरएसएस पर ही करते हैं, जिनको आप साइड नहीं कर सकते हैं। वो जहां रहेंगे सत्ता उनके आसपास ही घूमेगी। तो ऐसी दे दोगे जो 3 GB जो फ्री डाटा मिल रहा है ना, फ्री डेटा कहाँ इस्तेमाल हो? उस वाले आलू की बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने जो कहा था इस साइड से आलू डालूंगा, उस साइड से सोयाबीन। नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। नहीं, वो किसी माननीय नेता जो बीजेपी है, मोदी जी का डायरेक्टली बोलिए ना इसमें। केंद्र सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। विजयन जी, आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है? रविंदु, आपने बिल्कुल सही कहा। 2024 के पहले ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी चाहती थी कि वो अपने सबसे बड़े नेता को, क्योंकि अटल जी अब इस दुनिया में नहीं है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता अभी जो जीवित हैं वो हैं लालकृष्ण आडवाणी। ऐसे में आडवाणी जी को ये सम्मान मिला है जिसके वो पूरे हकदार हैं। लेकिन सवाल ये भी आशीष बार बार उठता है कि जब सरकार 2014 में थी, जिस शख्स को राष्ट्रपति बनाना चाहिए था उसे बहुत देर से ये सम्मान दिया गया। आशीष, नहीं, कभी कभी कुछ फैसले वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं लिए जाते। वो कुछ फैसलों में उनका व्यक्तिगत हित छिपा रहता है और कभी कभी अपनी छवि साफ करने के लिए भी दूसरी छवि को प्रमोट किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। नरेंद्र मोदी के साथ ठीक ऐसा ही है, क्योंकि उनके गुरु माना जाता था लालकृष्ण आडवाणी को। ऐसे में जब 2014 पे आप नजर डालेंगे, उस वक्त जब नरेंद्र मोदी को बीजेपी की कैंपेन का अध्यक्ष बनाया गया था तो आडवाणी जी नाराज थे। साफ तौर पर ना कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बातचीत यही हो रही थी कि आडवाणी जी नाराज है। वो खुद आगे आना चाहते थे, लेकिन तब देश की जरूरत है, आप कहें तो बीजेपी की जरूरत नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष बनाया गया, वो पीएम बन गए। फिर एक दौर शुरू होता है जिसमें आडवाणी को लगातार साइडलाइन किया जाता है। ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर जो बीजेपी का भी कोर वर्कर रहा होगा, उसका भी सवाल यही रहा कि एक गुरु था जो चेला भले आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसने उसको ना राष्ट्रपति बनाया ना उपराष्ट्रपति बनाया। मतलब वो पद प्रतिष्ठा नहीं दी जो उसे देनी चाहिए गुरु दक्षिणा के तौर पर। अब वही दौर आ गया वापस, लालकृष्ण आडवाणी सक्रिय राजनीति से बाहर चल रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लेके अपना जो मतलब उनके जो कर्तव्य टाइप का होता है उसे निभाना चाहा। तो ये समय, इस समय पर जो मोदी ने ये फैसला लिया है, कहीं देर तो ना कर दी पीएम ने, या फिर 2024 का जो चुनाव है इसके नजरिए से ही उन्होंने ये फैसला लिया? क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले ही जिस तरह से बिहार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, कहा जा रहा है कि उन्होंने बिहार में समीकरण साध दिए। तो क्या इसका इम्पैक्ट अब यूपी में डायरेक्ट देखने को मिलेगा चुनाव में? जो आडवाणी का वोट बैंक है वो बीजेपी का वोट बैंक है। 5 साल हो चुके हैं सक्रिय राजनीति से आउट ऑफ पिक्चर है आडवाणी, तो वो तो ट्रांसफर जो होना था हो गया। आडवाणी के नाम पर वोट मांगने जाओगे नहीं, अब तो सिर्फ ब्रांड मोदी चल रहा है। अगर यूपी की बात करोगे तो ब्रांड योगी चल रहा है। इन दो चेहरों पे ही वोट पड़ रहे हैं, चाहे कोई नेता बीजेपी में किसी भी कद पे हो। पूरे देश में आप देख लो, सिर्फ इन 2 नामों पर ही वोट डलेगा, चाहे आडवाणी हो, जोशी हो, आप किसी का भी नाम उठाकर ले लो। अगर वो लड़ता है मोदी के साथ है तो वोट मिलेगा, मोदी के खिलाफ है तो वोट नहीं मिलेगा। नाविंदु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आडवाणी जी सक्रिय राजनीति में भले ही नहीं है, लेकिन उनकी एक धाक तो है। अगर वो एक आर्टिकल भी लिखते हैं तो सारा नेशनल मीडिया उसको कवर करता है और वो उसमें से निकालने की कोशिश करता है कि मोदी के बारे में आडवाणी जी ने क्या लिखा है। इसी पर मैं आपको रुकना चाहूंगा। इसी धाक के चलते आडवाणी जी को साइडलाइन किया गया। आडवाणी जी जो मतलब वो अपनी बात कहते थे, वो अक्सर कहते थे मतलब जो उनके हृदय की बात है उसको रखते थे जनता के बीच। अब उनकी जो हृदय की बात थी दूसरे आदमी को बुरी लग रही है, अगले आदमी को कि उसके हृदय पे जाके बैठ रही है सीधी, इसलिए उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। बीजेपी ने एक नारा दिया कि अब की बार 75 पार, लेकिन सीटें नहीं आई छत्तीसगढ़ में। इस बार वो जीत गए। 75 प्लस के लोगों को टिकट नहीं देना है, ये बीजेपी ने डिसाइड करा। बाद में कई ऐसे लोगों को क्षेत्रीय स्तर पे या विधानसभा के स्तर पर टिकट दिए गए। आडवाणी जी अगर अभी मान लीजिए संन्यास का जीवन जी रहे हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए था 2014 से लोग इंतजार कर रहे थे, अटल जी को मिल गया था। अगर आप बीजेपी का अगर कोई पर्याय ढूंढे तो वो अमित शाह और मोदी आज हो सकते हैं, लेकिन जब स्थापना हुई 80 के दशक में तो बीजेपी का मतलब अटल और आडवाणी। आशीष, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अटल और आडवाणी, अटल की जो छवि थी सर्वमान्य थी। अटल को मतलब एक सॉफ्ट विरोधी का एजेंडा लेके माना जाता था। लेकिन जो आडवाणी की छवि थी ना, अगर आप
इतिहास को पलट के देखेंगे ना, अडवाणी अटल से बड़े नेता तब भी अग्रेसिव नेता अभी की इमेज थी ज्यादा। एग्रेसिव नेता की नहीं, तब उससे बड़े नेता थे, उनसे बड़ा जनाधार था अडवाणी का। लेकिन अडवाणी उस फॉर्मेट में ठीक नहीं बैठते थे जिसमें सहिष्णुता की बात होती है, ये मतलब सेकुलरिज्म की बात होती है, उस फॉर्मेट में ठीक नहीं बैठते थे। इस वजह से मजबूरी फंस गई थी बीजेपी की। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी को आगे बढ़ाया गया, उनको पीएम बनाया गया, लेकिन उनको दरकिनार अटल बिहारी को आगे करके दरकिनार तभी बीजेपी नहीं कर सकी, वो प्रधानमंत्री बना। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ था। मतलब दबे खाने की बातचीत चलती है, जो पहला जो परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, सब बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, इंदिरा गांधी की देन है। उस वक्त जब ये परीक्षण हुआ था, उस वक्त अटल जी अपने घुटनों के दर्द से जूझ रहे थे, और वो मतलब पिक्चर के पीछे ही थे। उस वक्त जो अमेरिका ने बैन लगाए थे, अमेरिका को जो डील किया था वो अडवाणी ने डील किया था। अमेरिका ने कर दिया था कि हम दुनिया भर के बैन लगा दिए थे, तो अडवाणी ने, मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत है कि उसमें अडवाणी ने साफ तौर पर बोला था कि आईटी के जितने भी हम इक्विपमेंट देते हैं, आप हम पे बैन लगाओ, हम देंगे नहीं आपको, आईटी सपोर्ट ही नहीं देंगे। और अमेरिका का जो पूरा आईटी बिजनेस है, वो इंडिया उसमें सबसे बड़ा योगदान देता है, और उनके ऐलान के बाद कुछ ही दिनों बाद बैन भी हट गए थे। विजेंद्र, बात जब बीजेपी 2 सीट पर थी, वहां से पूर्ण बहुमत की सरकार, पहले 282 सीटें मिली 2014 में, उसके बाद 19 में तो 303 तक आंकड़ा पहुंच गया। तो इसमें अगर किसी शख्स का सबसे ज्यादा योगदान रहा है तो आपके हिसाब से भी वो लालकृष्ण आडवाणी होंगे, हमारे हिसाब से भी होंगे। हिंदू हृदय सम्राट इसलिए कहा जाता है लालकृष्ण आडवाणी को, क्योंकि उन्होंने वो लाइन डिसाइड करी। बीजेपी देश की पहली पार्टी बनी जिसने बोला कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम कानूनी तौर पर मदद करेंगे राम मंदिर बनवाने में। अगर 22 जनवरी 2024 को वो दिन आया है तो उसके सूत्रधार कोई है तो वो लालकृष्ण आडवाणी है। आशीष, देश का वर्तमान दौर मान लो जिसमें राम मंदिर बन चुका है, वर्तमान बीजेपी का वो दौर मान लो जिसमें वो सबसे बड़ी सत्ताधारी पार्टी सिर्फ भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन इस बीजेपी आखिर बनाया किसने? वो लालकृष्ण आडवाणी थे। जब जनता दल से बीजेपी को लेके आए, जब जनता दल की शुरुआत हुई थी, मैं अगर सही हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उनको अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन तब के इलेक्शन हुए, सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके चल रहे थे, आगे सिमट गई 2 सीटों पे। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने जो व्यापक परिवर्तन लेके आए, जो तब विश्व हिंदू परिषद था, विश्व हिंदू परिषद ने मोर्चा तो छेड़ रखा था राम मंदिर को लेके, उन्होंने राम मंदिर के उनके मोर्चे में सहयोगी नहीं बने, बल्कि उनके मंच को ही अपना मंच बना लिया। उन्होंने, मोदी जी ने बोला मैं कौन होता हूँ, मुझे बनाने वाले वो हैं। तो ये भले ही मीडिया में जो बात हो, लेकिन एक सम्मान तो है। अगर सम्मान अगर नहीं होता, मैंने शुरुआत में बोला था कि सम्मान अगर है, सम्मान है उनका, इसलिए आज उनको ये दिया गया है। एक तरफ कर्पूरी ठाकुर हैं जो कि ओबीसी के बड़े चेहरे थे और साफ सुथरी राजनीति के जनक माने जाते हैं, बिहार में उनको लोग बहुत मानते हैं। दूसरी तरफ आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी को आप ये नहीं बोल सकते कि सिंधी समाज को साधने के लिए ये भारत रत्न दिया है। वो किसी कास्ट से परे हैं और इतने ईमानदार नेता कहे जाते हैं कि जब हवाला कांड में उनका नाम आया तुरंत इस्तीफा दे दिया उन्होंने और बोला कि मैं, जनता मुझे अगर काबिल समझेगी और दोबारा चुनेगी और वापस भेजेगी। आज के टाइम पर बताइए राजनीति में कितने इल्जाम लग जाते हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रायल चलता है। अभी रीता बहुगुणा जोशी का जो रिजल्ट आया है, कितने बार समन गया उसके सारी चीजें हो रही है। जो सुचिता की जो बात होती है राजनीति में, जो आडवाणी जी के साथ थी और संसद सबसे बड़ी परिपाटी उन्होंने ही सेट की थी। अगर आज दुनिया को ब्रांड मोदी मिला है, भारत के जरिए मिला, वो किसने दिया? आडवाणी जी दिया। 2002 के जो दंगे हुए थे गुजरात वाले, जो दुर्भाग्यपूर्ण थे, उसके बाद वाजपेयी जी गए थे। वाजपेयी जी ने क्या राष्ट्रधर्म याद दिलाया था। वाजपेयी जी खिलाफ थे। वाजपेयी जी चाहते थे कि मोदी को हटा दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए। जो जनता के बीच में एक छवि बीजेपी की खराब हो रही है, उसको सुधारा जाए। लेकिन आडवाणी जी पीछे से बैकबोन बनकर उभरे थे। उनके इशारे पर मोदी अपनी कुर्सी पर कायम रहे थे और उन्हीं के इशारे पे मोदी ने आगे जो विकास के पैरामीटर सेट कर दिए गुजरात में। अगर आडवाणी जी उस समय सपोर्ट नहीं करते तो मोदी सिमट चुके होते और उनकी राजनीति वहीं पर समाप्त हो चुकी। बीजेपी में सरप्राइज एलिमेंट पहले भी मिलते रहे हैं। आप बताइए, जो इंसान कभी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा हो, जो इंसान कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़ा हो, जिस आदमी ने कभी राज्यसभा नहीं देखी हो, जिसने लोकसभा नहीं देखी हो, उसको मुख्यमंत्री बनता है। मोदी उसकी नजीर है। जो कभी संसद में घूमने तक नहीं गया है, वो सीधे पहले दिन जब संसद में कदम रखता है, देश
की माथा संसद में टेक के। कदम रखता है, माथा टेक के रखता है, लेकिन वो बतौर प्रधानमंत्री मंत्री रखता देश है। की संसद में कदम रखता है। ये बहुत बड़ी वो बात है। ठीक वैसे ही जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनता है, वो उसके अंदर कभी तक गया नहीं था विधानसभा के अंदर, लेकिन जब वो गुजरात की विधानसभा में पहले दिन कदम रखता है तो बतौर मुख्यमंत्री कदम रखता है। भले ही उनके सपोर्टर्स आज की जनरेशन में नहीं हो, लोगों को नहीं पता है कि बीजेपी के लिए अटल जी आडवाणी ने क्या किया क्या है। ना किसी ने फिल्म बनाई है। अगर अभी फिल्म भी आई है आडवाणी, अटल पे तो आ गई अभी सिनेमा घरों मैं कह रहा हूँ ना, आडवाणी जी के योगदान पे फिल्म नहीं आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी चलती है संगठन से, और संगठन को मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया, वो किया लालकृष्ण आडवाणी ने, और यही जो वजह संघ है के कि साथ में तालमेल, आशीष संघ के साथ, 22 करोड़ आशीष संघ के साथ अगर तालमेल बैठाया किसी ने, जनसंघ के बाद जब ये पार्टी बनी है 1980 के दशक में इसकी शुरुआत, 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हुई है, तो उसका एक ही जननायक है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए था, जिसने पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को यहां तक पहुंचाया। राजीव गांधी ने बोल दिया था कि कंधे के लिए भी, कंधा देने के लिए भी 4 लोगों की जरूरत होगी, आपके पास तो 2 है। तो अटल जी ने बोला था कि आप हंस रहे हैं, कि ऐसा भी वक्त आएगा कि हम उस तरफ बैठेंगे। तो आज वो दौर आ चुका है। नहीं, यहाँ पर एक कांग्रेस से चूक हुई। जो कुछ भी बीजेपी में घटा वो कुछ मतलब कुछ नया नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी ने वही किया जो नेचुरल होता है। अगर आप बाजार से आज कोई फल लेने जाते हो, कि मीठा आम एज एग्जांपल आम लेने जाते हो, आम क्या जमीन से अचानक से उगाया? पहले किसी ने जड़ रखी, मतलब बीज बोया, जड़ आई, पानी दिया, फिर बड़ा हुआ, तब विशालकाय वृक्ष बना, फिर उसने पौधा दिया, मतलब फल दिया, फल पका, फिर आप तक पहुंचा। वही बीजेपी की जो जड़ें हैं उनको पानी अड़वानी होती है। फिर उसमें जो फल निकला वो मोदी का फल निकला। फिर मोदी ने जैसा माहौल बना, फिर अनुकूल माहौल बन गया, तो भाई राम मंदिर। अब थोड़ा चुनाव की तरफ बेरुख कर लेते हैं। हमारे पास कल खबर आई थी कि सोनिया गांधी, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्षा, 4 बार रायबरेली से सांसद रह चुकी हैं, और विजेंद्र, खबर आ रही है कि वो तेलंगाना जाने वाली हैं चुनाव लड़ने के लिए। खबरें तो बहुत है। खबरें तो ये भी है कि अखिलेश यादव साइकिल वाले भैया साफ तौर पर बोल रहे हैं कि 80 के 80 लोकसभा सीटों में जो वर्तमान सांसद है, मुझे सिर्फ एक नाम उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन इशारा उनका साफ तौर पर नरेंद्र मोदी की ओर था, खाली उनका बचेगा। तो खबरें तो तमाम है, सियासत है, सवाल है, और खबरों नहीं। सोनिया गांधी पे आपने जो बोला है उस पर मैं थोड़ा गौर फरमाता हूँ, क्योंकि मैं अभी इलेक्शन हुआ 5 स्टेट का, मैं तेलंगाना गया था बाकायदा कवर करने। सोनिया गांधी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वहां पर लोग। सोनिया अम्मा के नाम से उनको कहकर बुलाते हैं। सम्मान हर जगह मिलता है। राहुल गांधी, आप अमेठी जाएंगे, अमेठी में 4 घरों में जाएंगे, 4 घर में से एक घर में जरूर गांधी परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त करेगा। लेकिन उसी लोकसभा सीट पर 2019 में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। स्मृति ईरानी जीत गई। 55,000 वोट बैंक की राजनीति अलग है, सम्मान की राजनीति अलग है। सम्मान तो अडवाणी का भी बहुत करते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको सम्मानित चेहरे के रूप में वो नहीं देखिए, आ आप पाए और मैं सामने जानते वैसे। हैं कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो गांधी परिवार का ही दबदबा है। सारे डिसीजन गांधी परिवार का, गांधी परिवार मतलब कांग्रेस। इतने बड़े बड़े सियासतदान है उस पार्टी में, लेकिन किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि पार्टी को ओवरटेक कर सके। अभी आपने जिक्र किया था कि आशीष ने कहा था कि 80 के 80 टिकट कट सकते हैं, या मोदी जी बनारस से बच मैंने जाए। ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव ने बोला था। पहली पहली बात ये है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत शॉकिंग होगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं यूपी में। यूपी में छोटे मोटे सांसद नहीं है। राजनाथ सिंह वहां से जीत के आते हैं, वहां पर मिनिस्टर हैं मोदी कैबिनेट के 5 से जनरल वीके सिंह है। लखीमपुर खीरी से आप अमेठी की सांसद का नाम लीजिए, जो कि कहा जाता है कि काफी लोकप्रिय मंत्री हैं। राजनाथ सिंह अमेठी से जो सांसद है, राजनाथ सिंह का तो नाम ऐसे भी चल रहा है कि इस बार उनको दरकिनार किया जा सकता है। राजनाथ सिंह को दरकिनार नहीं किया जा सकता। उस पर हम नजर इसलिए डाल सकते हैं 2019 में जब सरकार बनी, राजनाथ सिंह 2014 से गृह मंत्री थे, उनको साइडलाइन करने की पूरी कोशिश की गई। उनको रक्षा मंत्री बनाया गया। ठीक है, उसके बाद एक समितियां बनाई गई थी, फैसला लिया गया था गृह मंत्रालय ने कि 7 समितियां बनाई थी, और ये सारों की सारी जो समितियां थी रिपोर्ट करेगी गृह मंत्रालय को। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राजनाथ सिंह नहीं होंगे। इसके अध्यक्ष होंगे अमित शाह। ये एक तरीके से है कि सारे मंत्रालय से कोऑर्डिनेशन करने का या फिर उनको रिमोट पे चलाने का पूरी कोशिश की गई थी, और उसके अध्यक्ष होंगे अमित शाह। और लेकिन फिर क्या हुआ, इन समितियों में कहीं भी एक नाम नहीं था, वो नाम था राजनाथ सिंह का।
लेकिन ठीक दूसरे दिन ही उन समितियों में नाम डाला जाता है राजनाथ सिंह का। वो भी उस समिति में शामिल होते हैं जो ये जो सारे ग्रुप ऑफ शायद विभाग है या कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, राजनाथ सिंह लेकिन को। पार्टी के फैसलों में राजनाथ क्यों नहीं दिखते हैं उस तरह से? पार्टी के सिर्फ मोदी अमित शाह वहीं तक ये मोदी अमित शाह आपको दिखते हैं, लेकिन अगर गंभीरता से आके सवाल भी पूछोगे ना, सीट जो सीट मतलब सिटिंग होती है ना पार्लियामेंट, उसमें भी देखोगे नंबर 2 पे अभी भी राजनाथ होते हैं। आएंगे ही लोकप्रिय। अगर देखा जाए ना, क्या देखो इस चुनाव में वो राजनाथ का कद छोटा बड़ा आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी जब 2014 में चुनाव जीती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे ये सबको पता है, राजनाथ और सिंह। मोदी को लाने में सबसे बड़ा योगदान नहीं, कोई किसी को नहीं लाता है। बीजेपी में कैसे एक नाम लोग तो आगे, प्रस्तावित किया था कैसे ना। लोग आते हैं आरएसएस की ओर से तय किया जाता है, ये सबको पता पिक्चर है। दिखती है जो हाँ। आम जनता को जो दिखाई हाँ। जा रही है, लेकिन असली कहानी आरएसएस गढ़ती है जमीन पे। जो जमीन में उनका जो वर्कर होता है, जिसको वो जनता के बीच जाता है, वो पूछता है, अपनी रायशुमारी करता है। जब उनको पता चलता है कि भाई इस बंदे का नाम ज्यादा है, इस पे ब्रांड बन सकता है ये, तो उस पे दांव खेल देते हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मैं- क्या आरएसएस की इतनी हैसियत है आज के समय में कि वो नरेंद्र मोदी को इस चुनाव में साइडलाइन कर दे? आरएसएस की इतनी हैसियत है, ऐसे 1000 नरेंद्र मोदी खड़े कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं कर पा रही है फिर वो? अभी उसके बड़े नेता ने ये बयान दिया था नहीं, कि नहीं, मोदी 2 बार की नहीं, नहीं, अभी नहीं। सिक्का चल रहा है, अभी मोदी का सिक्का चल रहा है। एक मोदी का जब क्या होता गुजरेगा ना, है, लीडरशिप ऐसे तैयार नहीं होती नविंदु कि आ जाए, उठाया और खड़ा कर दिया। नहीं, अभी उनका बिल्कुल सिक्का नहीं। चल रहा है, उनके नाम पे वोट पड़ रहा है। अब एक चुनाव हाथने तो दीजिए उनको एक बार। लेकिन मतभेद मोदी के नाम पे भी है आरएसएस। नहीं, ऐसा कोई मतभेद नहीं है। जिस पार्टी को 100 सीटें नसीब होती थी उसको पहली बार में 272 प्लस मिला, तीसरी बार में 2019 में 300 प्लस मिला। आप कह रहे हैं कि भरोसा नहीं है। बीजेपी का कौन सा कोर इशू है जो मोदी और शाह ने सॉल्व नहीं किया? 370 किसका इशू है? आरएसएस का इशू है। आरएसएस का कौन सा एजेंडा है इसे फॉलो करने राम के मंदिर लिए? किसका एजेंडा है? बीजेपी ने आरएसएस का है। 370 हुआ, 35A हुआ, 3 तलाक हुआ, ये तमाम जो मसले हैं उसको सॉल्व करने के लिए बीजेपी ने जी जान में लगा दी। CAA, इसीलिए राहुल गांधी सबसे ज्यादा हमले आरएसएस पर ही करते हैं। देखिए क्या होता है, आरएसएस खुद कहता है कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, हम सांस्कृतिक संगठन है। क्या होता है, हर पार्टी के पास एक शक्ति होती है। कांग्रेस के पास गांधी परिवार की शक्ति है, बीजेपी के पास आरएसएस की शक्ति है। आप ये मत बोलिए मोदी जैसे मोदी। नहीं, मोदी को भी आप साइड आप अवसर मानिए, आप अवसर मानिए आशीष जी। आशीष, सब कुछ वक्त पे निर्भर आशीष, करता है। जब वक्त गुजरेगा, 2000 हिटलर चले गए, दुनिया भर के जो तमाम राजनेता थे बड़े से बड़े, सबका एक वक्त होता है, सबका एक दौर होता है। तो इनका दौर चल रहा है, तब तक ही मैं एक तो आरएसएस 365 दिन बीजेपी के लिए काम करती है, उसके लिए जमीन तैयार करती है। अगर हरियाणा में जीत जा रही है पार्टी, त्रिपुरा में जीत रही है, तो उसका श्रेय आरएसएस को ही जाता है। आप ये मत असम में जीत रही बोलिए। है, असम में बिल्कुल, जीत रही अगर 70 सीटें पश्चिम बंगाल में आई है, जिस स्टेट में 2 विधायक हुआ करते थे, तो आरएसएस की वजह से। छोटी सी बात से आपको आरएसएस समझाना चाहता हूँ कि आरएसएस मतलब आरएसएस कोई 4 लोगों का संगठन नहीं है, 5 लोगों का करोड़ों संगठन नहीं लोगों का है, संगठन। करोड़ों लोगों का भी नहीं है। वो मसला ये है कि आरएसएस का जो बंदा होता है ना, वो आपको पिक्चर में कभी नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन आरएसएस का अगर ऑफिस है ना, जिस एरिया में ऑफिस है, वो जितना एरिया कवर करेगा, उसमें अगर 10 लोग भी उस ऑफिस में आके हाजिरी दे रहे हैं, उन 10 लोगों को 10 मोहल्ले दिए जाएंगे, और उन 10 मोहल्ले के 10 घरों में या 10 नहीं, जितने भी 100 घर हैं, उनमें वो डेली रूटीन पे या फिर एक मंथली रूटीन पे जाते हैं, वहां बैठक करते हैं, बच्चों से जाके तक मिलते हैं। आप देख लेंगे जो प्ले ग्राउंड होते हैं ना, आगे वहां आरएसएस के वर्कर पहुंच जाते हैं शाम के वक्त, भाई क्या खेल रहे हो बच्चे, और उनको उसी के आधार पे पार्टी टिकट भी देती है, जैसे रिपोर्ट वगैरह पेश किए जाते हैं, कौन से उम्मीदवार के जीतने के सब। उनका मतलब काम है, उसको वो ट्रांसफर करते हैं, बच्चों के साथ ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब वो एक पौध तैयार करते हैं, मतलब उन्होंने अपना जो वैचारिक बीज है वो देते हैं। तो मतलब जिस तरीके से आप मोहन भागवत को बड़ा बता रहे हैं, हम सभी बता रहे हैं, क्योंकि अगला ऐलान भारत रत्न का मोहन भागवत के लिए हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कहलाता है आरएसएस। सामाजिक बोलना चाहिए। आरएसएस का कहना है कि हम तो, आरएसएस का पहला एजेंडा है कि वो सनातन धर्म के प्रचार में योगदान देता है, वो भारतीयता पर बल देता है, राष्ट्रवाद उसका प्राइमरी एजेंडा है, और जो बीजेपी के कोर एजेंडे हैं वही आरएसएस के एजेंडे हैं। अगर आप बोले कि आरएसएस अलग है, बीजेपी अलग है, तो ये बिल्कुल एजेंडे है ना, बीजेपी का वो धर्म है, सीधी सी बात। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं आप। क्या होता है, 2014 के पहले जितनी सरकारें आई, राजीव गांधी के बाद की जितनी सरकारें थी, उनके पास स्पष्ट जनादेश नहीं था। ठीक है, अब क्या होता है कि अब बीजेपी को लोकसभा में जरूरत नहीं होती अपने सहयोगियों की। उन्होंने बोला अकाली जा रहे हैं, चले जाओ। उन्होंने बोला जेडीयू जा रही है, चले जाओ। शिवसेना जा रही, चले जाओ।
जब उनको कोई बिल राज्यसभा से पास करवाना है तो उन्होंने साउथ में अपने लोग रखे हुए एक तरीके से। नवीन पटनायक उनकी उड़ीसा से मदद करते हैं, जगन मोहन बीजेपी में रेड्डी जाने से भी परहेज नहीं है और बीजेपी को कोई आराम उससे गले लगाने से भी परहेज बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वही बीजेपी थी जो महबूबा मुफ्ती पर क्या क्या नहीं बोला हत्या करती थी हाँ, देश और बिल्कुल उसी सही को बात। उन्हीं के साथ सत्ता बना ली। नीतीश कुमार को लेकर कि अब अमित शाह जी, माननीय अमित शाह जी ने गृह मंत्री हैं जो हमारे, उन्होंने ही बोला था बिहार में जब ये पलट के गए थे आरजेडी के साथ, उसी के बाद उनकी जनसभा हुई थी जो जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमले किए, आरजेडी पर हमले किए, वंशवाद पे हमले किए, उनकी सोच पर हमले किए। अब नीतीश कुमार का जिक्र आशीष ने छेड़ दिया तो मैं नवेंदु से जानना चाहूंगा। नवेंदु, आप बिहार से आते हैं, क्या जनता क्या सोचती है? जो आदमी 2 महीने पहले इधर, 3 महीने बाद इधर, ये कैसे सत्ता में रह सकता है इतने लंबे समय तक? नीतीश कुमार पर एक कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आप साइड नहीं कर सकते हैं। वो जहां रहेंगे सत्ता उनके आसपास ही घूमेगी। क्या वो आलू है जो और सब्जी में डल जाते हैं? क्या वो आलू है? आशीष का सवाल नहीं, आलू। बिहार की जनता क्या सोचती हाँ, है, वो क्या करती है? हाँ, जनता कुछ सोचती नहीं है। जनता सोचती है, इसीलिए नीतीश कुमार 70-72 से 42 पर आ गए। आज जनता के मन में ये बात धीरे धीरे जनता को भरोसा होने लगा है कि नीतीश कुमार को वोट देने का मतलब है कि हम जो परिवर्तन चाहते हैं वो नहीं पाते। अपने वोट को बर्बाद। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, इसीलिए उनका जनाधार कम होते जा रहा है। नहीं। गठबंधन में इनको सीटें कितनी मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए नीतीश कुमार की जेडीयू? अंदर खाने से जो खबर मिल रही है, पिछले बार जैसे 17-17 सीटों पर बीजेपी जेडीयू चुनाव लड़ी थी और 6 सीट एलजेपी को दिया गया था, लेकिन इस बार देखिए आशीष कितने दल हैं। हम हैं इनके पास, कुशवाहा है इनके पास, मांझी है इनके पास, तो इस नीतीश कुमार मुश्किल ही लग रहा है। यूपी में क्यों मिलेगा? यहाँ कुर्मी वोटर है काफी। इंडिया में सही तब बात। तो ये कह रहे थे हमको भाई 1-2 सीट चाहिए, बनारस से लड़ेंगे, बनारस से लड़ेंगे, ये भी कहा था। बिहार में सीटें कम होने वाली हैं। बनारस में तो जनसभा करने वाले थे, आप देख लीजिए, इल्जाम लगाया बिहार में भाई सीटें योगी कम होने वाली हैं। योगी अड़ंगा डाल दिया, जो मतलब लोकल स्तर पे बातचीत थी कि जिस स्कूल में इनकी जनसभा होने वाली थी, वहाँ की जो मतलब क्या बोलते ट्रस्ट थी, जो प्रधानाचार्य थे, उनसे सबसे बात हो चुकी थी, उन्होंने जमीन भी दे दी और एक डेट भी डिसाइड हो गई थी जब इनकी जनसभा होने वाली है बनारस में। लास्ट मौके पे क्या हुआ, जो ट्रस्टी थे उनको ऑफिशियल तौर पर इतना दबाव बना कि भाई अगर आप जनसभा यहाँ कराओगे ना, सरकार हाथ खींच लेगी। ट्रस्टी जो प्रधानाचार्य था उसने सीधे बोला जेडीयू को, भाई हम जनसभा नहीं करा सकते। वो तिलिस्म तोड़ने में नीतीश कुमार वो आलू है भैया, वो जो हर सब्जी के साथ काम आ जाते हैं। आप आलू उसको तो- बैगन के साथ बना लीजिए। आलू और लालू का रिश्ता तो बहुत पुराना है, वो अरे, तो समोसे में पर आलू तब ये तक नए जमाने के आलू हैं, लालू से भी आगे निकल गए नीतीश कुमार। क्या है कि दूसरे को तिलिस्म उस वाले आलू की बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने जो कहा था इस साइड से आलू डालूंगा, उस साइड से सोना नहीं, राहुल गांधी ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। था ही नहीं, वो किसी माननीय नेता जो बीजेपी है, मोदी जी का ही था, डायरेक्टली बोलिए ना इसमें। उनके बयान को कोट करके बोल रहे थे और बाकी बीजेपी आईटी सेल के आप जानते हो कितने महारथी हैं, उन्होंने उसको चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राहुल गांधी तो बाज ही नहीं आते। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही कह दिया था स्टोव पे कोयला डालने वाली बात। फिर उस ऐसे बोलेंगे तो मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया, सिकंदर को पहुंचा दिया, बिहार तक पहुंचा दिया, फिर सिकंदर को उनका इराक तक तक्षशिला उन्होंने बिहार में बता दी थी। तो ऐसे ये जवान फिसलते हैं भाई, वो भी इंसानी है। आप दोनों को क्या लगता है कहाँ जा रहा है चुनाव, किसकी तरफ? बीजेपी, चुनाव तो कांग्रेस राम कहाँ मंदिर पर? बन गया है, तो चुनाव बोलने की जरूरत ही नहीं है। एजेंडा सेट हो गया है, लोगों का माइंडसेट पूरी तरीके से सेट है। अब जो चंदूरा कुश्ती चल रही है ना, वो सिर्फ यही है कि अपनी प्रतिष्ठा थोड़ी सी कायम रहे सभी दलों की। इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन में सभा भाई नीतीश कुमार ने तैयार किया, आओ भाई चुनाव लड़ेंगे, तुम पीएम बन जाएंगे, तुम्हें रक्षा मंत्री बना देंगे, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, फला मिल जाएगा, टीका मिल जाएगा। लेकिन जब बात आई सीट शेयरिंग की, तब भाई सब बटने लगे। चलो सीट शेयरिंग पे भी पेज फंस रहा था, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाती है, लेकिन कम से कम रुकते तो सही भाई, उस मंच को साझा तो करते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने सबको एक मंच पे लाया उसी को दरकिनार कर दिया। अगर हमरा नहीं हो सकते थे, कम से कम मंच साझा करके ये तो बताते कि भाई राय जुदा हो रही, तो आखिर हो क्यों नहीं है। कम से कम अपने गम पे बात कर लेते कि भाई हमारी मजबूरी है, मजबूरियों पे बात कर लेते भाई, उस पे भी बात नहीं किया। अब यही हाल कुछ यूपी में भी होने वाला है, ठीक नहीं बोले। कल आप अखिलेश यादव की बयान जो आपने 2 बार बयान आए, विधानसभा के अंदर जाने और विधानसभा से बाहर आने। उस पहले वो कम से कम 1 से 2 मिनट बोले थे, और विधानसभा से जब बाहर आए करीब 3 मिनट बोले थे। उन 3 मिनट और 2 मिनट की उनकी जो भी मतलब जो वक्तव्य था, उस वक्तव्य में आप कहीं भी एक नाम नहीं सुने इंडिया का।
वो बार बार सिर्फ एक ही बात चीख चीख कर कह रहे हैं पीडीए त्रस्त है, पीडीए त्रस्त है, पीडीए जो 90% जो पीडीए की आबादी तो है, आशीष के वो ये बीजेपी के खिलाफ जाने वाली है। आशीष, नहीं, वो आशीष, साफ तौर पर नहीं वो कह रहे। 11 वाला ट्वीट जो है अब उसका कोई मायना हाँ, नहीं। नहीं वही मैं उसका उम्मीद मायने कर तो रहा पहले था। दिन से ही नहीं था, मैं तो लगातार कह रहा हूं उसके मायने पहले दिन से ही नहीं। अजय राय भी तो वो बोल चुके समझौता हैं है कि हम नहीं। सभी अगर सीटों पर तैयारी कर रहे हैं समझौता- चुनाव लड़ने की। नहीं, अगर कोई समझौता होता है ना तो दो पक्षों के भी समझौते, आप और मेरे भी समझौता हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम बताएंगे किसी को ये समझौता, आप विजेंद्र जी को भी बता रहे हैं समझौता, तो आप भी जो बताओगे वही मैं बताऊंगा ना, तभी तो समझौता हुआ। बिल्कुल। आप क्या हुआ, अब अन्ना देश के बिंदु आए मंत्री है ना। आगे कि भाई हमारा समझौता हो गया, आशीष के साथ ये समझौता हो गया, हम लोग इस बात पे मान गए। आशीष बैठे हैं भाई ऐसे मुंह फुला के बैठे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अजय राय ने तो बोला कि 80 की तैयारी है हमारी, अब ये कैसे चलेगा? अजय राय हुए और इससे पहले अविनाश कौन पांडे से हैं, हाँ, कांग्रेस लल्लू जी थे, हाँ, लल्लू, खाबरी। ये सब कोई मायने नहीं रखते हैं। जो फैसला होना है गांधी परिवार में लेना है। प्रियंका गांधी के पास बागडोर एक तरफ सांकेतिक तौर पर साथ दी गई तो है। ये वो साथ नहीं है। नवीन तो जैसा ये इशारा कर रहे हैं उससे मान सकते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसा ये- मान सकते ये- नहीं, ये- ऐसा हो ये गया है। स्टैंड इंडिया लेके गठबंधन चल रही की है। जो कांग्रेस, वहाँ से तस्वीर हाँ? निकल के सामने आ रही है, वो यही राहुल गांधी ने सबको डुबा दिया है। किसकी नहीं है डूबेगी, किसकी नहीं डूबेगी, ये तो जनता के हाथ में है। जनता तय वही करेगी। खवैया है भाई सब। लेकिन एक जो पूरा देश में बन रहा था तो माहौल, बीजेपी की भी लिस्ट आने वाली है। आशीष गठबंधन आशीष आएगी। बीजेपी की लिस्ट लेकिन आने वो वाली तो पूरी तरह से है। धराशायी क्या हो गया। क्या माना जाए कि लखनऊ से नया उम्मीदवार मिलेगा? अच्छी बात है। अखिलेश यादव कौन होते हैं कि भाई तय करने वाले बीजेपी का कौन बंदा लड़ेगा? आप विपक्ष में हो, आप अपनी पार्टी में देखो ना भाई। ये मुद्दा कैसे हो गया? बीजेपी अगर मैं- एसपी पे सुनिए, सवाल सुनिए, उठाएगी तो सुनिए, अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे? सुनिए, नहीं, अगर बीजेपी मेरी पार्टी है, ठीक है, मेरी मर्जी है भाई। इन 4 लोगों इनको लड़ाता हूँ लखनऊ से, आपको लड़ाऊंगा दिल्ली से। अखिलेश यादव बताएंगे नहीं इनको दिल्ली से लड़ा दो, इनको लखनऊ से लड़ा दो। तो कैसे बीजेपी ये बताएंगे? सवाल तो पूछ रही थी ना कि आप किसको कहां से सीट देंगे। बीजेपी हमेशा इसी बात पे रहती है, कांग्रेस पार्टी में यहाँ दिक्कत है, सीट शेयरिंग में यहाँ दिक्कत है, बंगाल में दिक्कत है, बिहार सीट में शेयरिंग दिक्कत की है, बात अलग पंजाब है। में दिक्कत है। तो बात तो वही तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक ऐसा कुनबा बना है। जब देखो अमित शाह ने जनता का डाइवर्ट करना हो ना दिमाग ना, तो आपस में इतना अमित शाह ने सुनिए एक सवाल मेरा है, आपको क्या लगता है आज की जनता को इतना भी नहीं पता है क्या वो किसको सोचते हैं, किसके बारे में वो चाहते हैं देश के नेता बने? क्या इतना आसान है जनता को बेवकूफ बनाना? जवाब अब ऐसे ही दे दो कि जो 3 GB जो फ्री डाटा मिल रहा है ना, फ्री डेटा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? तो वो लोगों को टेंशन भी है, वो टेंशन free data रिलीज कहाँ करने के लिए इस्तेमाल कर हो रहे रहा हैं। है? यूथ आ रहे थे कि भाई करियर बन जाएगा, ये होगा वो होगा, आईटी क्रांति आ गई, देश यहाँ से वहाँ पहुंच जाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तमाम हवाएं बनाएंगी। लेकिन ये जो तमाम जो हवाएं बनाई गई, डेटा में देख क्या रहे नहीं, लोग? नहीं, तो रील लास्ट में एक चीज बोल एक भाव का खेल है राजनीति, चीज मैं भाव दोनों का से खेल है। बोलना चाहूंगा कि अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि इंडिया अलायंस जैसे नाम की कोई चीज नहीं है। बंगाल में हुआ क्या, नहीं, अमित शाह से पंजाब ज्यादा- अमित पंजाब शाह में से हुआ ज्यादा- क्या? अमित शाह से ज्यादा जो इंडिया के नेता है ना वही क्लियर कर रहे हैं इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज है। हाँ। केजरीवाल भाई प्रमोद कृष्णम अलग का आम दिखा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज प्रमोद नेता कृष्णम हैं। का तो खेल ही अलग है। हाँ। उन पे तो नहीं जाए तो बीजेपी वो तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाला बदल जाए, बीजेपी उनका चोला की- बदल जाए। इंतजार में है किस दिन बीजेपी से बुला आप बीजेपी की प्लानिंग का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जिस चेहरे ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत करी वो आज वो इंडिया का मुख्यमंत्री है। हाँ, वो इंडिया का मुख्यमंत्री है। जो खुद साफ पीएम तौर पर बनने के लिए बोला। चला था, जो राहुल जिसने गांधी को पेड़ पीएम लगाया, बनाने चला था, जो इसने अब वो नरेंद्र मोदी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। जिसने पेड़ लगाया वही कह रहा है कि पेड़ तो मैंने आम का लगाया था, लेकिन अब इससे निकलेंगे तो भाई खट्टे मेरी। तो अब ये देखना होगा क्या, जैसे आज हमने चर्चा की 3-4 मुद्दों पर, कांग्रेस का क्या हाल है यूपी में, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के बाद क्या असर होगा इस पे, तो आपको कैसा लगा हमारा ये चर्चा? कैसा लगा तो बात की बात है। आप ये जरूर बताएं कि आप अगले मुद्दे पे किस हाँ, पे किन डिबेट मुद्दों पर आप चाहते हैं और डिबेट? आपकी हम क्या उससे राय है बोलेंगे। कि मतलब केंद्र में कौन आने वाला है? बिल्कुल ये बताइएगा कमेंट करके कि किसकी सरकार बनने जा रही है 2024 पे, और आपके लिए इलेक्शन का और सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आपके फीडबैक के बाद हम अगले दिन कुछ और नए मुद्दे के साथ डिस्कशन करेंगे।